गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया हो ना? तो आपने एपिसोड 2 और एपिसोड 1 देखा, जिसमें मैंने एपिसोड 1 में आपको स्विच गियर एंड स्विच यार्ड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। जहां मैंने आपको बताया था कि जो स्विच गियर होता है उसका काम क्या होता है। स्विच गियर का काम आइसोलेट करना था। जो भी, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा सर्किट है, उस सर्किट में किसी जगह फॉल्ट या किसी जगह आपका फॉल्टी इक्विपमेंट आ जाए तो उसको क्या करेगा? भगा देगा। बोले भागो यहाँ से, भगा देगा। भगा देने के बाद करंट को फ्लो नहीं करने देगा फॉल्टी सर्किट से। बट ऐसा नहीं कि वो करंट नहीं बहेगा, उस फॉल्टी सर्किट के बजाय वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा और फॉल्टी सर्किट के बजाय दूसरे सिस्टम से उस इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देगा। यही काम था स्विच गियर का। स्विच यार्ड के बारे में मैंने बताया था कि स्विच यार्ड एक बड़ा सा यार्ड होता है। स्विच एंड यार्ड, जहाँ स्विचिंग हो और यार्ड का मतलब बड़ा सा एक लैंड। तो स्विचिंग करने के लिए जो बड़ा सा लैंड होता है, या स्विचिंग जहाँ करते हैं उसके आसपास के एरिया को हम लोग स्विच यार्ड कहते हैं। स्विच यार्ड में हमने बताया था कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि स्विच यार्ड मोस्टली मोस्टली मतलब ज़्यादातर जनरेटिंग स्टेशन में पाए जाते हैं। और इसलिए पाए जाते हैं, आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपका स्विच यार्ड में आपका हाई वोल्टेज बहता है, पावर ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, ये दोनों चीज होते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्विच यार्ड। इसमें 100 केवी के ऊपर करंट बहता है, 100 केवी के ऊपर वोल्टेज होता है। ठीक है। तो ये हम लोग का ये मैंने आपको बताया था एपिसोड 1 में। एपिसोड 2 में मैंने आपको बताया था कि स्विच यार्ड और सबस्टेशन के बीच अंतर क्या होता है। स्विच यार्ड में अगर 100 केवी है, 100 केवी के ऊपर स्विच यार्ड यूज करते हैं, 100 केवी के नीचे सबस्टेशन यूज करते हैं। और मैंने ये बताया था कि स्विच यार्ड बहुत ज़्यादा जगह खेल लेता है, सबस्टेशन कम जगह में इंडोर एंड आउटडोर दोनों हो सकते हैं। मेरा एक डिसएडवांटेजेस था कि मैंने पहले दूसरे लेक्चर में ज़्यादा आपको एनिमेटेड वीडियोस नहीं दिया था। दैट्स वाई इसमें मैंने फुल ऑफ एनिमेटेड वीडियोस मैं रखा हूँ, ताकि आपको क्या हो कि देखने में मज़ा आ जाए। और हाँ, पहले 2 लेक्चर में जो एनिमेटेड वीडियोस था मैं इसी में ऐड कर दिया हूँ। मैं इसी लेक्चर में आपको फर्स्ट एंड सेकंड का एनिमेटेड वीडियोस भी दिखा दूंगा कि स्विच गियर कैसे दिखता है सर, वो भी मैं दिखाऊंगा। ट्रांसमिशन कैसे दिखता है सर, मैं वो भी दिखाऊंगा। आपको हर एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। बस आपको बशर्ते मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। लास्ट में जब मेरा सारा लेक्चर खत्म होगा तो पहले और दूसरे का एनिमेटेड वीडियोस भी आपको दिख जाएगा। पर उसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना होगा, और ये लेक्चर देखने से पहले आपको सेकंड लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको सब स्टेशन के बारे में बताया जाएगा। सब स्टेशन के बारे में मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि सब स्टेशन एक छोटा सा एरिया इंडोर या आउटडोर में किया जाता है, जिसमें 100 केवी के नीचे का वोल्टेज बहता है। 100 केवी के नीचे वोल्टेज जहां बहता है उसको सबस्टेशन कहते हैं। और सबस्टेशन में क्या होता है? नॉर्मल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम में आता है, और हाई वोल्टेजेस जो जनरेटिंग स्टेशन से आता है उसको भी स्टेप डाउन कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू सबस्टेशन इक्विपमेंट्स। इसमें मैं आपको सबस्टेशन का कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, एक ओवरव्यू दे दूंगा कि इसके बाद वाला लेक्चर में मैं आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में समझाऊंगा जो कि सबस्टेशन में प्रेजेंट रहता है। और ये सबस्टेशन सीरीज है बाबू। सबस्टेशन कहीं इधर उधर भटक उटक के तो नहीं आए। पहले आप देख लीजिए कि कौन सा सीरीज चल रहा है। दिस इज अ सबस्टेशन सीरीज, देयरफॉर आई विल टेल यू all about substations as well as the component that is present in substations। substations में कौन कौन से component present रहते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा, प्लस सबस्टेशन क्या होता है हल्का फुल्का आइडिया इसमें दे दूंगा। बट आपको सबस्टेशन के बारे में अच्छे से जानना है तो एपिसोड 2 जाकर वॉच कर सकते हैं। चलिए, सबस्टेशन
इंट्रोडक्शन, पहले लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। चलिए, इंट्रोडक्शन टू सबस्टेशन इक्विपमेंट्स, मैं आपको इसमें सबस्टेशन का इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबस्टेशन आर द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द पावर ग्रिड। पावर ग्रिड मैंने बताया था कि जैसे मान लिए कि जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो एक है सिस्टम, वो एक सिस्टम वन ले लीजिए। अब मान लिए पंजाब से आपका झारखंड सिस्टम वन हो गया, पंजाब से उड़ीसा सिस्टम टू हो गया, पंजाब से मध्य प्रदेश सिस्टम थ्री हो गया, पंजाब से दिल्ली सिस्टम थ्री हो गया। मान लिए दिल्ली से भी झारखंड आएगा इलेक्ट्रिसिटी, दिल्ली एक जनरेटिंग स्टेशन मान लीजिए और झारखंड एक मतलब कि कंज्यूमर मान लीजिए। तो दिल्ली से झारखंड, फिर दिल्ली से मध्य प्रदेश, मतलब सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एक जनरेटिंग स्टेशन होगा जिससे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन जो कंज्यूमर है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंज्यूमर है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। प्लस एक जनरेशन जनरेटिंग स्टेशन दूसरे जनरेटिंग स्टेशन, मतलब पंजाब का जनरेटिंग स्टेशन दिल्ली के जनरेटिंग स्टेशन से भी इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड होता है। अगर पंजाब के जनरेटिंग स्टेशन में कुछ खराबी आ जाए तो दिल्ली के जनरेटिंग स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसका यूज़ कर लेगा। तो वो सब चीज़ बाद की बात है, मैं आपको आगे में इससे बहुत डिटेल में बताऊंगा। चलिए, आपको पहले ये समझ लीजिए इंट्रोडक्शन टू सबस्टेशन इक्विपमेंट्स। सबस्टेशन क्या होता है? एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है। सबस्टेशन आधा इसेंशियल कंपोनेंट, बहुत ही जरूरी कंपोनेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, बहुत ही यूजफुल एक कंपोनेंट होता है जो कि पावर ग्रिड में यूज होता है, क्योंकि एक सबस्टेशन दूसरे सबस्टेशन के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये क्या करते हैं? क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या ये चीज़ मैंने आपको सेकंड में ही बताया है। दो चीज़ करते हैं, एक आपका ट्रांसफॉर्म करते हैं हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लो वोल्टेज हाई को वो लो वोल्टेज में। तो कर दिया, लो वोल्टेज को तो कहीं ना कहीं बांटना पड़ेगा, तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और ये क्या इंटरमीडिएटरी पॉइंट है, ये एक इंटरमीडिएटरी पॉइंट होता है, इंटरमीडिएट पॉइंट होता है ट्रांस सब स्टेशन। देखिए, जनरेटिंग स्टेशन से क्या होगा? जनरेटिंग स्टेशन में स्विच यार्ड होगा, स्विच यार्ड से हाई वोल्टेज भेजा जाएगा ताकि लॉसेस कम हो सके। लॉसेस कैसे कम होगा सर, वो बता दो। लॉसेस कैसे कम होगा? अरे मास्टर पागल हो गया है, सब बात नहीं बताता है, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। आपका वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट होता है? मेरे तरफ देखो और बताओ, वोल्टेज में क्या कांस्टेंट होता है? वोल्टेज में दो चीज़ कांस्टेंट होता है। वोल्टेज में वोल्टेज सॉरी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज पावर कांस्टेंट होगा और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट होता है? फ्रीक्वेंसी एंड पावर। तो पावर कांस्टेंट, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो आई इक्वल्स टू पी बाई वी, आई इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू वी आई होता है, तो आई इक्वल्स टू पी बाई वी होगा। तो पी कांस्टेंट है तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी, मीन्स आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। आई बढ़ा वी घटेगा, वी बढ़ा आई घटेगा, मतलब स्टेप अप कर रहे हैं। स्टेप अप का मतलब जो पहले कम वोल्टेज था उसको और बढ़ा दिए। ठीक है, पहले जितना वोल्टेज था उसको और बढ़ा दिए, स्टेप अप कर दिए, मतलब बढ़ा दिए वोल्टेज को। तो वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो करंट घट जाएगा, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। वोल्टेज के घट जाने की वजह से करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉस, आई स्क्वायर आर भी क्या होगा? घट जाएगा, आई स्क्वायर आर लॉसेज भी घट जाएगा। समझ में आया? इसीलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन में लगाया जाता है। अब क्या होता है कि वो स्टेप अप करके जनरेटिंग स्टेशन में भी जाता है। जनरेटिंग स्टेशन में मैंने आपको बता दिया है, अरे मैंने बताया है भाई, देखो पहले फर्स्ट और सेकंड देखो फिर थर्ड में आओ। मैंने बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। कहाँ यूज होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? स्टेप डाउन होगा। पहले ज़्यादा वोल्टेज था, ज़्यादा वोल्टेज हम लोग क्यों यूज़ किए थे? पावर को कम करने के लिए। अब वो वाला जो वोल्टेज होगा ज़्यादा वोल्टेज को, अब उसको कम वोल्टेज में डाल दिया जाएगा। और वो कम वोल्टेज क्यों होता है भाई, वो भी बताओ। देखिए, आपका दो इंटरव्यू क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन कि हम लोग जनरेटिंग स्टेशन में स्टेप अप क्यों करते हैं वोल्टेज को, और सब स्टेशन में हम लोग स्टेप डाउन क्यों करते हैं वोल्टेज को। स्टेप अप इसलिए करते हैं ताकि लॉसेस कम हो सके, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और स्टेप डाउन इसलिए करते हैं क्योंकि हाउस होल्ड में जो एप्लियंसेस होते हैं, जो भी डिवाइसेस होते हैं, उन्हें कम वोल्टेज चाहिए होता है। और कम वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टेप डाउन करते हैं।
स्टेप डाउन करने से वोल्टेज कम हो जाएगा। स्टेप वोल्टेज कम हो जाने की वजह से आप अपने डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। डिवाइसेस यूज़ करने से क्या कर सकते हैं, आप मेरे लेक्चर को देख सकते हैं, और मेरे लेक्चर को देख लेने के बाद आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते, आगे बढ़ते हैं। दे एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी पॉइंट, देयरफॉर जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में ये वाला सब स्टेशन यूज हो रहा है, दैट इज वाई इट इज हियर रिटन इंटरमीडिएटरी, मतलब एक उसके बिटवीन में लगे रहते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, कनेक्टिंग टू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइंस में हाई वोल्टेज आता है, जनरेटिंग स्टेशन से आपके सब स्टेशन के बीच में हाई वोल्टेज आता है, ठीक है। और क्या कर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, ताकि हमारे घर में लो वोल्टेज आए। मैंने इसको आपको बहुत डिटेल में बताया। डेट डिलीवर्स इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स एंड बिजनेसेस। इतना दूर समझ में आया। सब स्टेशन हाउस अ डाइवर्स रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स। सब स्टेशन एक ऐसा हाउस होता है, एक ऐसा जगह होता है। हाउस का मतलब यहाँ ऐसा एक जगह होता है। सब स्टेशन एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर बहुत तरह के इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं। सब स्टेशन एक सॉलिड चीज़ नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका एक खिलौना होता है, जैसे आपका एक फ़ोन होता है, फ़ोन के अंदर बहुत सारा इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे एक रेक्टिफायर होता है, एक माइक होता है जिससे आप मेरा लेक्चर को सुन रहे हो, फिर एक क्या होगा, रिकॉर्डर होगा, एक स्पीकर होगा, बहुत सारे कंपोनेंट्स से आपके एक फ़ोन बनते हैं। ठीक उसी तरह सब स्टेशन भी बहुत सारे कंपोनेंट से बने होते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, सब स्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, आइसोलेटर होगा, बस बार होगा, एक बार होगा जिससे सारा करंट एक जगह से दूसरी जगह बहेगा। फिर आपका सर्किट ब्रेकर रहेगा, कंट्रोलिंग के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेस होंगे, रिलेज होंगे, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इक्वल स्पेसिफिक फंक्शन इन फैसिलिटेटिंग द एफिशिएंट एंड रिलायबल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। और ये सब इक्विपमेंट्स क्या करेंगे, एक साथ वर्क करेंगे। जैसे आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, आपके हर एक ऑर्गन साथ में काम करके आपके बॉडी को एफिशिएंटली काम करवाते हैं, आपके बॉडी को एफिशिएंटली काम करवाते हैं। आपका बॉडी फुल एफिशिएंसी से काम करता है। ठीक उसी तरह सब स्टेशन के सारे कंपोनेंट एक दूसरे एक साथ काम करके सब स्टेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर, पहला पहला जो कंपोनेंट होता है वो है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर आर वर्क हाउसेज ऑफ द सबस्टेशन। सबस्टेशन का वर्क करने वाला जो हॉर्स होता है, काम करने वाला जो घोड़ा होता है, जैसे आपको कोई वजन ढोना है तो आपका घोड़ा होगा, ठीक उसी तरह सब स्टेशन में जो काम करता है वो ट्रांसफार्मर होता है। और ये काम क्या करता है, वोल्टेज को चेंज करता है। वही यहाँ लिखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने बताया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में हम लोग क्या देते हैं, क्या देते हैं बाबू, नहीं पढ़ोगे तो यही होगा, नहीं नहीं पढ़ोगे तो यही होगा। ऐसे ही मुंह लटका के खड़े रहोगे, यही मुंह लटका के बैठे रहोगे और मेरा लेक्चर देखोगे नहीं। आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। प्राइमरी में एसी होता है, एसी सोर्स होता है। प्राइमरी में एसी सोर्स होता है और सेकेंडरी में लोड लगा रहता है। एसी सोर्स देंगे तो करंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ बनेगा। अल्टरनेटिंग ईएमएफ के कारण पहले ईएमएफ बनेगा फिर करंट बनेगा। ईएमएफ बनने के कारण करंट बनेगा, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड कोर में बहेगा। कोर में बहने के बाद सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा और कुछ लीकेज फ्लक्स आपके बाहर में रह जाएंगे और कुछ लीकेज फ्लक्स जो कि सेकेंडरी के साथ लिंक कर जाएंगे। सेकेंडरी के साथ लिंक कर लेने के बाद आपके लोड में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड करंट को बनाएगा। अगर लोड लगा रहा तो इंड्यूस्ड करंट, अगर लोड नहीं रहा तो इंड्यूस्ड करंट नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। और ये क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। वही लिखा है, टू इंक्रीज दैट इज स्टेप अप और डिक्रीज दैट इज स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल अलाउइंग द एफिशिएंट ट्रांसमिशन, ताकि ट्रांसमिशन सही तरीके से हो। ट्रांसमिशन में कौन सा क्या होगा, स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा। इंटरव्यू क्वेश्चन लिख लो, इंटरव्यू क्वेश्चन है कि वोल्ट कि क्या होगा ट्रांसमिशन में, क्या होता है बाबू, बता दो बाबू
क्या होगा? नहीं पता क्या? इसलिए बोला था कि देख करके आओ, नहीं देखोगे तो यही होगा। इसी तरह मुंह लटका करके बैठे रहोगे। चलिए ठीक है। ट्रांसमिशन में स्टेप अप होता है, थोड़ा देर पहले मैं बताया, स्टेप अप होने से वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज भी डिक्रीज हो जाएंगे। आई डिक्रीज तो आई स्क्वायर आर, आई कम हो रहा है तो आई स्क्वायर है, आई के ऊपर स्क्वायर है तो आई स्क्वायर के कारण बहुत ज़्यादा लॉसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ होता है। चलिए, और ये डिपेंड करता है कि स्टेप अप कब कर रहा है, स्टेप डाउन कब कर रहा है। सब स्टेशन में स्टेप डाउन मोस्टली होते हैं, ऐसा नहीं कि स्टेप अप नहीं होते हैं। जनरेटिंग स्टेशन के सामने जो भी सब स्टेशन होता है उसको स्टेप अप करना पड़ता है, क्योंकि उसको और दूर में, जैसे मान लीजिए कि पंजाब में जनरेट हुआ है और आपको झारखंड पहुंचाना होता है। ऐसा थोड़ी कि एक ट्रांसफार्मर आपका पंजाब में होगा और एक ट्रांसफार्मर आपका झारखंड में होगा। उसके बीच में भी बहुत सारे स्टेट है, जैसे यूपी हो गए, बिहार हो गए, उन सब के पास भी अपना एक सब स्टेशन होगा। और वो क्या करेगा, वो देखिए, आप मान लिए यूपी में पहुंचा तो यूपी से भी झारखंड बहुत दूर है, तो आपको और जितना आया तो उसमें कुछ लॉसेस होकर के फिर उसको क्या करेगा, उस वोल्टेज को फिर स्टेप अप कर देगा, फिर आगे भेजेगा। बिहार से झारखंड दूर है तो बिहार फिर स्टेप अप कर देगा और झारखंड के सब स्टेशन में भेजेगा, और झारखंड का सब स्टेशन क्या करेगा, उसको डिक्रीज कर देगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें बहुत तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। सी टी पी टी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, और पावर ट्रांसफार्मर भी हो सकते हैं। जहाँ पावर ट्रांसफार्मर होगा वो स्विच सब स्टेशन नहीं, वो स्विच यार्ड हो जाएगा। चलिए, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन सब स्टेशन इंक्लूडिंग पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पावर ट्रांसफार्मर स्विच यार्ड्स में होंगे, यहाँ ट्रांसफार्मर ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, लेकिन बोलते हैं ना काम चलाओ भाषा में इसे बोल सकते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं सब स्टेशन में। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, देन थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि कौन से ट्रांसफार्मर होंगे। तो एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होंगे, एक पावर ट्रांसफार्मर होंगे। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपको इसको याद करने का एक ट्रिक बनाता हूँ, कितने तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है। देखिए, मैं पेन ले रहा हूँ और देखिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ। ये क्या लिखा है, डी। ये क्या लिखा है, आई। और ये क्या लिखा है, पी। डिप, मत डिप को याद रखिए। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एंड पी फॉर पावर ट्रांसफार्मर। ये तीनों चीज होंगे, बट मोस्टली डी आई होंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो डी आई पी तीनों ट्रांसफार्मर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज डिपेंड अपॉन द, जैसे एप्लीकेशन होगा, जैसा कि मैंने बताया, जैसे सब स्टेशन आपका यूपी में है तो वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो रहा है यूज, पावर ट्रांसफार्मर हो रहा है यूज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ही पावर ट्रांसफार्मर यहाँ बोला जा रहा है। ये पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप के लिए बताया जा रहा है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं। जैसे यूपी में है क्योंकि यूपी से झारखंड दूर है, बिहार में हो रहे हैं क्योंकि बिहार से झारखंड दूर है। तो जैसा जैसा सिचुएशन होगा, जैसा आपका एप्लीकेशन होगा, उसी के हिसाब से वोल्टेज को चेंज कर दिया जाएगा। की कंपोनेंट देख लीजिए, ट्रांसफार्मर के पास दो से ज़्यादा कॉइल होते हैं जिसे मैग्नेटिक कोर बोलते हैं। टू और मोर कॉइल होते हैं, कॉइल ऑफ वायर होते हैं वाउंड अराउंड द मैग्नेटिक कोर। मतलब जब आप ट्रांसफार्मर, पहले मेरा ट्रांसफार्मर का लेक्चर देख लीजिए तब यहाँ पर आइए। इस तरह आइएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोर है, ठीक है, ये मान लिए कोर है, तो ये क्या होगा, इसके चारों ओर का क्या होगा कि हमने क्या किया, कॉपर वायर लिया और इसके चारों ओर वाइंड कर दिया। देखिए इस तरह सामने कुछ दिख नहीं रहा है, ये वायर ये दिख रहा है मेरे को, कुछ दिख नहीं रहा है बट ये दिख रहा है मेरे को। देखिए मेरे एक्शन को बस देखते रहिए, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, देखते रहिए मेरे एक्शन को। दिस इज अ कोर, मैं जो रेड पेन पकड़ा हूँ ये कोर है, और ये जो है वायर ये वाइंडिंग है। मैं कोर के चारों तरफ वाइंडिंग को घेर देता हूँ।
आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने इसके चारों तरफ एक घेर लिया है, तो दिस इज अ कोर, ये रेड पेन कोर है, और वाइंडिंग देखिए मैं घेर दिया, तो वही लिखा है। और ट्रांसफार्मर के पास क्या होता है, एक कोर होता है, एक मैग्नेटिक कोर एक ही होगा, ठीक है। देखिए इस तरह कितना अच्छा एनिमेशन है, देखिए दिस इज अ कोर, और इसमें वाइंडिंग है, इसमें कितने वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक और वाइंडिंग लगा दें, देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक और वाइंडिंग इस तरह करके लगा दूंगा, ठीक है। एक मन किया तो यहाँ से भी एक वाइंडिंग निकाल दूं, जैसा जैसा सिचुएशन रहेगा उसी के हिसाब से वाइंडिंग करूंगा। एक ये वाइंडिंग ऊपर मैंने ये वाला एक जगह वाइंडिंग मैंने लगाया, एक यहाँ पर देखिए मैं एक मेरे पॉइंटर को देखते रहिए, एक यहाँ पर वाइंडिंग लगाया, जैसा सिचुएशन होगा उसी के हिसाब से मैं क्या करूँगा, वाइंडिंग को लगा दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या बोला मैंने आपको कि ट्रांसफार्मर के कितने, दो या उससे ज़्यादा कॉइल हो सकते हैं, वायर हो सकते हैं, और एक मैग्नेटिक कोर होगा। द कोर एम्पलीफाइज द मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देना, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप जानते हैं कि जब एक चुंबकीय फील्ड, एक ऐसा फील्ड जहाँ पर किसी को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो किसी को रिपेल करेगा, तो क्या होगा, वो कॉइल जो लगा हुआ है उसमें एसी सर्किट दे रहे हैं, एसी सर्किट देने से उसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। आपने पढ़ा होगा 10th में कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन में चार्जेस होते हैं, चार्जन के चार्जेस की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दैट इज चुंबकीय, ऐसा चुंबकीय प्रॉपर्टीज दिखता है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और वो क्या करेगा, करंट फ्लो होने की वजह से कॉइल में, क्रिएटेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, कॉइल में जो करंट फ्लो होगा उसी कारण होता है। एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एक एनर्जी ट्रांसफर होता है, एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर होता है। ट्रांसफार्मर का आप डेफिनेशन जानते ही हैं, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। इस ये भी नहीं चलेगा, गलत, अरे मास्टर सही तो बोल रहा हूँ, नहीं, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक दोनों चीज हो रहा है। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस that is used to transfer energy from one circuit to the another circuit without changing the frequency। देखिए ट्रांसफार्मर में एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी को भेजा जाता है, तो मास्टर यहाँ दो कॉइल कहाँ दिख रहा है, दो सर्किट कहाँ दिख रहा है, आपको वाइंडिंग तो दिख रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग इज वन सर्किट एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज अनदर सर्किट। दो सर्किट के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब कूलिंग सिस्टम देखिए, ट्रांसफार्मर में पहला तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब ट्रांसफार्मर भी बहुत तरीके के लगे, वही लिखा है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, DIP डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर। की कंपोनेंट मैंने बताया कि एक एक कोर होगा, कोर में चारों तरफ वाइंडिंग होगी, दो से ज़्यादा कॉइल पाया जा सकता है, दो से ज़्यादा वाइंडिंग पाया जा सकता है, दो से ज़्यादा वाइंडिंग के कारण, कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी ट्रांसफर होगा प्राइमरी से सेकेंडरी। बहुत आसान, ट्रांसफार्मर तो एकदम रद्दी है, ये तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और ट्रांसफार्मर इतना वर्क करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में एनर्जी को ट्रांसफर करता है, तो जाहिर सी बात ही गर्म होगा। आप किसी भी कॉइल में करंट भेज रहे हैं तो I2R लॉसेस तो होगी, और I2R लॉसेस के कारण हीट होगा, समझ गए। तो इस हीट को कम करने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम भी यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर कैन जनरेट सिग्निफिकेंट हीट ड्यूरिंग ऑपरेशन बिकॉज ऑफ आई स्क्वायर आर लॉस किस में होगा, वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग में होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट हीट ड्यूरिंग ऑपरेशन, कूलिंग सिस्टम सच एज ऑयल फिल्ड टैंक, टैंक में ऑयल डाला जाता है ताकि वो क्या करे, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर सके। कूलिंग सिस्टम सच एज ऑयल फील्ड टैंक, फैंस, फैंस भी लगे होते हैं, रेडिएटर्स में फैन लगे होते हैं, जो फैन क्या होगा, घूमेगा, फैन घूमेगा तो ऑयल ठंडा रहेगा, ऑयल ठंडा रहेगा को तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में भेज देगा, ठीक है। और एयर कूल डिज़ाइन, एयर कूल डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन बनाया जाता है कि अंदर ठंडा रहे, आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द ऑप्टिमल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ताकि अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके ट्रांसफार्मर में और ओवर हीटिंग से बचा सके। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत ही ज़्यादा ही स्पीड में पढ़ा दिया था, कम ड्यूरेशन की वजह से। मैं इसमें आपको आराम से पढ़ाऊँगा, और अगर आपको कम ड्यूरेशन में पढ़ना है तो आप 1.5x में इसे पढ़ सकते हैं,
चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैंने ट्रांसफार्मर दिखाया है, दिस इज अ कोर। मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए बन रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने बताया था कि इस कोर के एरिया में, देखिए मैं दिखाई देता हूँ पेन। देखिए इस मान लिए इतने एरिया में जितना भी फ्लक्स जा रहा है, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड पार हो रहा है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो तो कोर के एरिया में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड पास होगा उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। एक मिनट इसे मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स दिख रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज अ प्राइमरी वाइंडिंग। जहां पर एसी सप्लाई दिया जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जहां पर बल्ब जल रहा है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे, या फिर रेजिस्टिव लोड हो सकता है, या किसी तरह का लोड हो सकता है, या नो लोड केस भी हो सकता है, जो कि मैं ट्रांसफार्मर में भी आपको आगे पढ़ाऊंगा। आज एक ट्रांसफार्मर का भी वीडियो आएगा जो दैट इज मैग्नेटिक सर्किट। आज मैं ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाऊंगा, इसीलिए उसमें भी आपको रहना है। सो दिस इज अ प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें क्या है, एसी सो सप्लाई है। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अ सेकेंडरी वाइंडिंग। एक सेकेंडरी वाइंडिंग भी इसमें मौजूद है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, देखिए एनिमेशन, यही इसी तरह का एनिमेशन आप खोज रहे थे लगता है मुझे, इसीलिए बहुत कोई ने मुझे सोशल हैंडल में मैसेज किया और मुझसे कहा कि सर ये क्या आप खाली पढ़ा रहे हो, थोड़ा एनिमेशन वगैरह लाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना एनिमेशन ला दिया जाए और बच्चे का मन बहला दिया जाए। वो मासूम बच्चे जो मुझे इतने पेशेंटली सुन रहे थे, वो मेरी बातें मान रहे थे, तो क्यों ना मैं उनकी बातें मान लूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर क्या होता है मैंने आपको आगे पढ़ाया था। चलिए आगे मैं बता फिर से पढ़ा देता हूँ। फॉल्ट प्रोटेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉल्ट प्रोटेक्शन करेगा। सर्किट ब्रेकर ब्रेकर एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटेक्शन में काम आता है, और किसी भी शॉर्ट सर्किट या फिर किसी तरह का ओवरलोड के कंडीशन में क्या करता है, डैमेज से बचाता है। वही लिखा है देखिए, सर्किट ब्रेकर एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइसेस प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होगा तो उसको डैमेज होने से बचाएगा। याद रखिए, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, है ना। जहां अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओवरलोड हो जाए तो क्या होगा, करंट ज्यादा मांगेगा, ओ मेरे को दो करंट दो करंट दो। मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर में ये लोड अगर बढ़ा दोगे तो करंट बोलेगा हमको और चाहिए, और दो मेरे को। प्राइमरी से और करंट मांगेगा, और ये और करंट बढ़ने की वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएगा, और आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाने की वजह से डैमेज होने का टेंशन है, वाइंडिंग डैमेज होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा, ठीक है। दे क्विकली इंटरप्ट द फ्लो ऑफ करंट व्हेन अ फॉल्ट इज डिटेक्टेड। जब फॉल्ट डिटेक्ट होगा तो करंट को फ्लो को अनइंटरप्टेड बिना बाधा के फ्लो करवाएगा। मैंने आपको स्विच गियर में ही पढ़ाया था कि उसमें सर्किट ब्रेकर होता है जिसका काम ये होता है कि कहीं भी फॉल्ट आ जाए तो उसको आइसोलेट कर देता है, उसको हटा देता है, उसको भगा देता है, उस नालायक को निकाल देता है। जैसे आपको, जैसे मैं मान लो कि आप नालायक निकल गए तो आपके माता बोला भागो यहाँ से, तुमको घुसने नहीं देंगे, तुमको अंदर घुसना है तो तुमको सुधरना होगा। वैसे ही ये बोलता है तुम यहाँ से निकलो यहाँ से, तुम जब तक नहीं सुधरोगे मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तो फॉल्टी सर्किट या इक्विपमेंट्स को भगा देता है और उसे सुधरने का मौका देता है। अगर वो सुधर जाता है तो उसको वापस ले लेता है, बट उसके अंदर के जो अंदर से जो करंट बह रहा है उसको बोलेगा तुमको नहीं जाने देंगे बाबू, तुमको क्यों जाने दूं, मुझे अपना घाटा घाटा देखना है क्या, नहीं घाटा नहीं होने दूंगा। मैं उस करंट को क्या करूंगा, तुमसे निचोड़ लूंगा और निचोड़ करके दूसरे सिस्टम से पार करवा दूंगा। यही बात है। तो फॉल्ट प्रोटेक्शन में मदद करता है और अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ करंट को फ्लो होने में मदद करता है। फॉल्ट को भी डिटेक्ट करता है और पोटेंशियल डैमेज से भी बचाता है और हजार्ड से भी बचाता है। आर्क क्वेंचिंग, सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, उसमें दो कॉन्टैक्ट लगे रहते हैं, देखिए इस तरह। अब क्या होगा, इस वाले में अगर वोल्टेज बढ़ा दें और इसमें दोनों में अगर वोल्टेज दें तो क्या होगा, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल आर्क बनेगा, और इलेक्ट्रिकल आर्क को क्या करेगा, ये सर्किट ब्रेकर क्वेंच कर देगा। क्वेंच करने का मतलब उसको बुता देगा, बुता देने का मतलब उसको आर्क इलेक्ट्रिकल आर्क को हटा देगा। व्हेन अ सर्किट ब्रेकर इंटरप्ट सर्किट करंट फ्लोज, जब सर्किट ब्रेकर क्या होगा, जब सर्किट ब्रेकर में कुछ हलचल होगा तो क्या होगा, सर्किट तो करंट फ्लो होने लगेगा। देखिए जब सर्किट ब्रेकर में करंट फ्लो इंटरप्ट होने लगे, मतलब रुक रुक के करंट आने लगे, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल आर्क बनेगा और वो क्या करेगा,
और वो क्या करेगा, इंटेंस हीट और पोटेंशियल डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो सर्किट ब्रेकर सबसे पहले क्या करेगा, एयर या फिर ऑयल या फिर वैक्यूम या फिर SF6 ये दे करके उसे क्वेंच करेगा या उसके बुता देगा। मतलब देखिए, एयर सर्किट ब्रेकर होता है, एक ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, एक SF6 सर्किट ब्रेकर। ये तीन चीजें आपने अपने वोकेशनल ट्रेनिंग में देखा था, जो जो वोकेशनल ट्रेनिंग किए हैं। तो पहला जो देखा था वो क्या था, पहला जो था वो था सर्किट ब्रेकर, पहला था एयर सर्किट ब्रेकर, जिसमें एयर इज यूज्ड फॉर एयर क्वेंचिंग। मतलब जो बीच में आर्क बन रहा था, एयर क्या करेगा, उस एयर क्वेंच को एयर क्वेंचिंग करेगा, मतलब कि उस इलेक्ट्रिकल आर्क को बुझा देगा। सेकेंड आप देखे थे ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर का काम है कि जो उसके बीच में जो आर्क बन रहा था वो ऑयल के थ्रू एक्सटिंग्विश कर देगा। चौथा था, तीसरा था आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम के कारण इलेक्ट्रिकल आर्क बुझ जाएगा। और सबसे लास्ट SF6 यूज करके बुझा दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल आर्क को। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, आर्क कैन आइसोलेट द फॉल्ट। फॉल्ट को भी आइसोलेट कर देगा। पहला फॉल्ट प्रोटेक्शन करता है, दूसरा आर्क क्वेंचिंग करता है, तीसरा टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर कितने तरह का होता है मैंने आपको बताया, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और गैस इंसुलेटेड, दैट इज SF6 सर्किट ब्रेकर। ठीक है। सबस्टेशन यूज वेरियस टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर इंक्लूडिंग ऑयल सर्किट ब्रेकर मैंने बताया, एयर सर्किट ब्रेकर मैंने बताया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर मैंने बता दिया, एंड गैस इंसुलेटेड में SF6 मैंने आपको बता दिया। द चॉइस ऑफ सर्किट ब्रेकर डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज लेवल। जैसा वोल्टेज लेवल होगा उस हिसाब से आपका एयर सर्किट ब्रेकर वो वाला यूज होगा। जैसे एयर सर्किट ब्रेकर का कुछ रेंज होगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कुछ रेंज होगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर कुछ रेंज होगा, गैस इंसुलेटेड सर्किट ब्रेकर कुछ एम होगा। ऑयल सर्किट ब्रेकर खासकर आजकल यूज नहीं होता है। ठीक है। एंड फॉल्ट करेंट क्या क्या चीज देख करके सर्किट ब्रेकर को चॉइस किया जाता है। वोल्टेज लेवल देखेंगे, कौन सा वोल्टेज लेवल है उस हिसाब से सर्किट ब्रेकर को चुनेंगे। फॉल्ट करेंट को देखेंगे कि फॉल्ट करेंट कितना हो सकता है, उसके हिसाब से चुनेंगे। और इन्वायरमेंटल कंडीशन, कौन इन्वायरमेंट में ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है उसको, उसके हिसाब से भी सर्किट ब्रेकर को चुनते हैं। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, सर्किट ब्रेकर एम्प्लॉय वेरियस ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, बहुत सारे मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। सोलोनाइडल ड्राइव, स्प्रिंग ड्राइव एंड न्यूमेटिक सिस्टम। देखिए सर्किट ब्रेकर में बहुत तरह के मैकेनिज्म होते हैं। एक सोलोनाइड टाइप के सर्किट ब्रेकर आते हैं, जिसे सोलोनाइड ड्राइव एंड सर्किट ब्रेकर कहते हैं। एक आपके न्यूमेटिक मतलब प्रेशर, प्रेशर वाले, प्रेशर को यूज करके यूज करता है, प्रेशर का एक मैकेनिज्म यूज करके जो सर्किट ब्रेकर आता है उसको न्यूमेटिक सिस्टम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। और जो स्प्रिंग, स्प्रिंग को यूज करके, दैट इज वाटर, वाटर को यूज करके जो सर्किट ब्रेकर होता है उसको स्प्रिंग ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर कहते हैं। जो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं जब जब उसमें अनइंटरप्टेड कांटेक्ट होता है। दो कांटेक्ट होते हैं उसमें, जब उसमें इंटरप्टिंग होता है, मतलब कॉन्टैक्ट्स के बीच में इंटरप्शन आता है, तब क्या होगा, सर्किट ब्रेकर आपका तुरंत क्या होगा, ब्रेक हो जाएंगे और तुरंतली ब्रेक हो जाएंगे और रिलायबल प्रोसेस देंगे। चलिए आगे बढ़ते। देखिए सर्किट ब्रेकर का कितना अच्छा एनिमेशन है। इस एनिमेशन को देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, देखिए अभी ऑन कंडीशन, देखो ऑफ कर दिए फिर ऑन कर दिए, ऑन कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो देखिए ये वाला चीज सटेगा, देखिए सट रहा है ना, ये वाला सट रहा है, नहीं तो नहीं सटा था। जैसे ही ऑन किया सट गया, सट गया तो ये वाला देखिए यहाँ सटेगा, देखिए ये वाला सट गया, यहाँ नीचे था ये ऊपर सट गया। मेरा पॉइंटर की तरफ देखिए, देखिए नीचे था फिर सट गया, देखिएगा ये वाला जगह देखिएगा मेरा पॉइंटर जहाँ है, देखिए सट गया। और इधर देखिएगा दूसरी जगह ये देखेगा। और देखिए इसका अपना खुद का एक कॉइल है, कॉइल में देखिए करंट बहना स्टार्ट होगा, लाइन से करंट आ रहा है, करंट आने के बाद इसमें गोल 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 घूम रहा है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। जो एयर में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट इज कॉल्ड लीकेज, और जो कोर के साथ अंदर में जो कोर बीच में लगे होंगे उसके साथ जो लिंक करेगा उसको लिंकेज फ्लक्स बोलेंगे। और ये क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट देगा तो फिर लोड के पास जाएगा करंट। आगे बढ़ते हैं। डिस्कनेक्ट स्विचेस एंड आइसोलेटर क्या होते हैं। पहले इसको हम डिस्कनेक्ट स्विच पढ़ा दें उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि डिस्कनेक्ट स्विच एंड आइसोलेटर होते कैसे। देखिए इसके देखिए बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, इस स्विचेस को हटा देने से देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। और ये बीच में जो ये चीज़ बन रहे हैं वो क्या था, ये क्या था बताइए तो। ये बीच में जो ये स्पार्किंग जैसे बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोरोना। कोरोना कोविड-19 वाला नहीं, सबसे बड़ी गलती है, मैंने पावर सिस्टम का लेक्चर पढ़ा रहा था तो उसमें भी बहुत कोई कोरोना कोरोना कर रहे थे। कोरोना वो कोरोना नहीं है, कोरोना इफेक्ट है दूसरे, वो दूसरा अब कोरोना होता है। चलिए ठीक है मैं आगे बताता हूँ। जैसे कि डिस्कनेक्ट स्विच आर डिजाइन टू आइसोलेट सेक्शन,
किसी भी फॉल्टी सेक्शन को अगर उसको आइसोलेट करना है, बोले भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, वो कैसे भगाएगा? वो हटा देगा अपना, जिससे कि आपके सर में, आपके सर पे वो हाथ रखा, वो सर अपने हाथ आपके सर से हटा देगा, बोला अब तुम निकलो, नालायक हो गए हो तुम, जब तक सही नहीं होगे तब तक तुम्हारे सर में हाथ मैं नहीं रखूंगा। उसी तरह डिस्कनेक्ट स्विचेस आर डिजाइन टू आइसोलेट सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। नालायक हो गया, तुमको मेंटेनेंस एंड रिपेयर की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, तो वही चीज लिखा है। दे आर प्राइमरली यूज फॉर स्विचिंग अंडर नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन में वो क्या करता है, स्विचिंग प्रोवाइड करता है, स्विचिंग एज अ स्विचिंग यूज होता है, ठीक है। पर प्राइमरली यूज फॉर स्विचिंग, स्विचिंग के लिए यूज होता है नो लोड कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में स्विचिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। नो करंट फ्लोइंग थ्रू द स्विच, उसमें आइसोलेट कर दे रहा है भैया, भैया आपका आइसोलेट कर दे रहा है, आपको भगा दे रहा है, तुम नालायक हो गए, तुम भागो, ये हटा रहा है तो तुमको क्या कर रहा है कि उसमें करंट भी बहने नहीं देगा, तुम्हारा करंट को खींच लेंगे, निचोड़ लेंगे और दूसरे सिस्टम से डलवाएंगे। तो डिस्कनेक्ट स्विच का वही काम है। आइसोलेटर का क्या काम है, आइसोलेटर आर सिमिलर टू डिस्कनेक्ट स्विचेस, डिस्कनेक्ट स्विचेस की तरह आइसोलेटर भी होते हैं, बट ये लोडेड कंडीशन, ये अनलोड नो लोड कंडीशन में काम करते हैं, लोडेड कंडीशन में काम करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दी प्राइमरली यूज स्विचिंग अंडर नो लोड कंडीशन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्कनेक्ट स्विचेस बट डिजिग्नेटेड फॉर स्विचिंग अंडर लोडेड कंडीशन। नो लोड के लिए कौन सा यूज करेगा, इधर मेरे तरफ देखो, नो लोड के लिए कौन सा यूज करेंगे, नो लोड के लिए आपके लिए है आइसोलेटर, नो लोड के लिए नहीं, डिस्कनेक्ट स्विचेस, नो लोड के लिए डिस्कनेक्ट स्विचेस एंड लोडेड के लिए आइसोलेटर्स। और इसमें भी काम वही है, टिपिकली आइसोलेट करेगा इक्विपमेंट को मेंटेनेंस करने के लिए, और आइसोलेट सेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिकल ग्रिड ड्यूरिंग इमरजेंसी। सेम टू सेम वही चीज़ है, बट ये नो लोड में होता है, ये लोड में होता है। की डिफरेंस क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द डिस्कनेक्ट स्विचेस एंड आइसोलेटर लाई इन द करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच दे आर ऑपरेटेड एंड द कंडीशन अंडर विच दे आर ऑपरेटेड। मतलब जब उन दोनों के बीच का अंतर ये है कि लाइज इन देयर करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड कंडीशन अंडर विच दे आर ऑपरेटेड। मतलब नो लोड और लोड वाला बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक देखिए, नो लोड में काम करते हैं, लोडेड कंडीशन में काम करते हैं, पहला डिफरेंस ये है। दूसरा जो है वो क्या है, करंट कैरिंग कैपेसिटी, कौन ज़्यादा करंट कैरी कर रहा है, कौन ज़्यादा करंट कैरी नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं आपको अभी मुझे समझ में आया, मैं बता दे रहा हूँ कि जो डिस्कनेक्ट स्विचेस होता है और जो आइसोलेटर स्विचेस होता है, दोनों के बीच में एक ये अंतर होता है कि कौन ज़्यादा करंट कैरी कर रहा है, उसके कैपेसिटी के हिसाब से दोनों के डिफरेंस होता है। लोडेड कंडीशन में क्या होगा, लोडेड कंडीशन में लोड आ गया तो डिमांड आ गया, बोले करंट लाओ मेरे को दो करंट, तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा, करंट और मांग रहा है तो करंट बढ़ेगा। नो लोड कंडीशन में क्या मैंने कहा था कि आपको ट्रांसफार्मर देखे होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, नो लोड कंडीशन में ईएमएफ तो बनते हैं बट करंट नहीं बहेगा क्योंकि डिमांड है ही नहीं। तो मेन डिफरेंस बिटवीन, देखिए हल्के फुल्के तो करंट रहते ही हैं जी, ऐसे थोड़ी होगा, थोड़ा बहुत करंट रहेगा। कैसे करंट रहेगा, क्योंकि देखिए सेकेंडरी साइड में, जैसे देखिए अगर ये लोड हटा दिया जाए, ये बल्ब को हटा देते हैं कुछ देर के लिए, तो क्या होगा, ये बल्ब को हटा दें तो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि इसके अंदर ये जो कॉइल देख रहे हैं, इसके अंदर भी तो रेजिस्टेंसेस होगा, तो उसमें हल्का फुल्का करंट बहेगा बट वो नेग्लिजिबल माना जाता है उसे, ठीक है। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी किसका ज़्यादा होगा, आइसोलेटर का ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, डिस्कनेक्ट स्विचेस का कम होगा। एंड द कंडीशन अंडर विच दे आर ऑपरेटेड, और कौन से कंडीशन में काम हो रहे हैं, लोडेड में क्या अनलोडेड में, वही मैंने सेकंड चीज़ बोला कि लोडेड में हो रहे हैं क्या अनलोडेड। डिस्कनेक्ट स्विचेस आर डिजाइन फॉर नो लोड स्विचिंग वाइल द आइसोलेटर कैन हैंडल करंट फ्लो ड्यूरिंग द स्विचिंग। स्विचिंग के केस में भी करंट फ्लो हैंडल कर लेगा, नो लोड स्विचिंग होता है डिस्कनेक्ट स्विचेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना दूर तक तो समझ में आपको आ गया होगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर तीन तरह के होते हैं, एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर, एक करंट ट्रांसफार्मर, एक आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं दिया हुआ है, मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर, उसमें आपको वेरी डिटेल बताऊंगा। इसमें हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर रिड्यूस, वोल्टेज ट्रांसफार्मर तीन चीज़ करता है, मेजरमेंट करता है, मीटरिंग करता है, और आपका क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। प्रोटेक्शन कैसे करेगा, स्टेप डाउन कर देगा हाई वोल्टेज, देखिए वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर होता है,
करंट के लिए एमीटर होता है ना, नापने के लिए, वो वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर, करंट के लिए एमीटर। तो सर यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्यों बना रहे हैं और मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं? नहीं, देखो ज़्यादा वोल्टेज बहेगा तो एमीटर काम नहीं आएगा, उसके लिए आपको करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा। और करंट ट्रांसफार्मर तीन चीज़ करता है, मेजरमेंट करेगा, दूसरा चीज़ ये कि मीटरिंग करेगा, नापेगा भी कि कितना ज़्यादा करंट बह रहा है, और तीसरा चीज़ प्रोटेक्शन भी करेगा। प्रोटेक्शन क्या करेगा? वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देगा, है ना। वोल्टेज ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस हाई वोल्टेज लेवल टू सेफ एंड मेजरेबल लेवल, ठीक है, हाई वोल्टेज को कम कर देगा और मॉनिटरिंग करने में मदद करेगा। हम क्या बोले, मेजरेबल होता है, मेजर कैसे होगा? उसका हाई वोल्टेज को कम कर देने से लो वोल्टेज आएगा, लो वोल्टेज में आप मेजर कर सकते हैं, है ना। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, दे प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग, और ये एक्यूरेट रीडिंग देगा, एकदम सटीक रीडिंग देगा, ताकि इसीलिए इसको हम लोग सब स्टेशन में यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग को एक्यूरेट रीडिंग की ज़रूरत होती है। मीटरिंग, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। करंट ट्रांसफार्मर एक्यूरेट रीडिंग ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द पावर लाइन में एक्यूरेट रीडिंग देगा करंट का। वोल्ट मीटर एक्यूरेट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर देता है। करंट ट्रांसफार्मर एक्यूरेट रीडिंग ऑफ करंट देता है। दे आर एसेंशियल फॉर द मॉनिटरिंग सिस्टम एंड डिटेक्टिंग फॉल्ट, ये भी मॉनिटरिंग करता है, डिटेक्ट करता है फॉल्ट को, और ऑपरेटिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रिलेज में। इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग एक्यूरेट डाटा। मैंने आपको बता दिया, करंट ट्रांसफार्मर भी एक्यूरेट डाटा देता है और वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी एक्यूरेट डाटा देता है, ताकि मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम हो सके, ठीक है। एक मिनट आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे अलाउ फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और ये क्या करेगा? प्रिसाइज मेजरमेंट देगा, मेजरमेंट सही सटीक देगा, वोल्टेज, करंट और अदर पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, और ताकि ऑपरेशन सेफली हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सीटी एंड पीटी, पीटी इज कनेक्टेड इन सीरीज, पीटी हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। पीटी आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड पीटी आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पीटी हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, सीटी हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। वही देखिए, सीटी सीरीज में लगाया, पीटी को हम लोग पैरेलल में लगाया। देखिए करंट दे रहा है, दैट इज वाई ए इज रिटर्न, यहाँ वोल्टेज दे रहा है, दैट इज यहाँ वी इज रिटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्ज अरेस्टर, चलिए सर्ज अरेस्टर हम लोग पहुंच गए हैं। ट्रांजिएंट ओवरलोड, सर्ज अरेस्टर का काम है कि कोई भी चीज़ सर्जेज आ जाए, वोल्टेज का सर्जेज आ जाए या करंट के सर्जेज आ जाए तो उसे अरेस्ट करेगा, उसको अरेस्ट करके ले जाएगा, अपने थाने में ले जाएगा और उसे बंद कर देगा, जेल में बंद कर देगा, तुमको पार नहीं करने देंगे। वही सर्ज अरेस्टर काम, ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। जहां भी सर्जेस, नाम से ही आपको सारा चीज़ पता चले। सर्ज अरेस्टर, सर्जेस जहाँ है उसको अरेस्ट करके ले जाओ, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज, या तो ओवर वोल्टेज होगा या तो ओवर करंट सर्ज होगा। तो सर्ज अरेस्टर आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग सब स्टेशन इक्विपमेंट फ्रॉम ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज। ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज से बचाएगा, जैसे कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ठीक है। स्विचिंग ऑपरेशन के टाइम में हाई वोल्टेज आते हैं तो उससे भी बचाएगा, ठीक है। लाइटनिंग आ जाए, बिजली गिर जाए तो उससे भी बचाएगा। बट यहाँ पर बिजली का काम मेनली आपके लाइटनिंग अरेस्टर करते हैं, जहाँ भी लाइटनिंग है उसको अरेस्ट करके ले जाएंगे। सर्ज अरेस्टर सर्जेस को सिर्फ करते हैं, बट कुछ हद तक लाइटनिंग स्ट्राइक्स को भी ये अरेस्ट कर देता है। लाइटनिंग अरेस्टर को क्या करेगा? पकड़ कर लेकर ले जाएगा। स्विचिंग अरेस्टर क्या करेगा? स्विचिंग ऑपरेशन में जो भी ओवर वोल्टेज या फिर कुछ भी होंगे तो उसे पकड़ करके ले जाएगा, अरेस्ट कर लेगा। एंड अदर डिस्टर्बेंस ऑन द पावर ग्रिड। वोल्टेज क्लैंपिंग, सर्ज अरेस्टर एक्ट एज अ वोल्टेज लिमिटिंग डिवाइस। ज़्यादा वोल्टेज को पार नहीं, एक लिमिट तक ही वो क्या करेगा? वोल्टेज को पार करने देगा। वो लिमिट ज़्यादा हो जाएगा तो अरेस्ट करके ले जाएगा, उसको पार नहीं करेगा। वही लिखा है, वोल्टेज क्लैंपिंग का मतलब वही है कि वोल्टेज एक लिमिट तक ही वो पार करने देगा, उस लिमिट को पार कर जाए तो नहीं। सर्ज अरेस्टर एक्ट एज अ वोल्टेज लिमिटिंग डिवाइस, क्लैंपिंग ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज टू सेफ लेवल टू प्रिवेंट डैमेज, ताकि डैमेज ना हो सके सेंसिटिव इक्विपमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी डिसिपेशन, सर्ज अरेस्टर डाइवर्ट्स एक्सेसिव एनर्जी टू ग्राउंड। सर्ज अरेस्टर क्या करता है कि ज़्यादा एनर्जी जो भी आता है उसको क्या करता है? ग्राउंड में डाइवर्ट कर देता है। कैसे? ट्रेन आता है, कहीं आगे में कुछ रेल बन रहा है तो उसको दूसरे रूट से ले जाता है ना। तो क्या करेगा? सर्ज अरेस्टर बहुत चालाक आदमी है भाई, ये देख रहा है कि हाँ एक्सेस पावर आ रहा है, सबका निगरानी कर रहा है, भगवान है, ये पूरा देख रहा है एक्सेस एनर्जी आ रहा है तो हम आगे भेजेंगे तो मेरा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है,
वो डैमेज हो जाएगा, तो इसीलिए क्या करेगा, वो डाइवर्ट कर देगा। डाइवर्ट कहाँ करेगा, ये बोलेगा भाई आगे मत जाओ नहीं तो भुला जाओगे, यहाँ से नहीं जाना है, तुम क्या करो यहाँ घूम करके चल जाओ और नीचे चल जाओ। नीचे जाएगा तो ग्राउंड के पास चल जाएगा और ग्राउंड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कितना चालाक आदमी है, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सो सर्ज अरेस्टर डाइवर्ट एनर्जी, एक्सेस एनर्जी टू द ग्राउंड, प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ट्रांजिएंट। देख रहे हो, मैं ऐसे ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको पढ़ने में ही मजा आ रहा है। दे टिपिकली यूज नॉन लीनियर रेजिस्टर्स और स्पार्क गैप्स। आपको मैं आगे डायग्राम बनाऊंगा, दिखाऊंगा। देखिए क्या करता है कि देखिए डाइवर्ट कर दिए, यहाँ से आ रहा था, इसमें आता तो क्या होता, ज़्यादा वोल्टेज आता था तो क्या हो जाता, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता और ये क्या हो जाता, टूट जाता है ना। तो क्या करेगा, डाइवर्ट कर दे। देखिए ग्राउंड में डाइवर्ट कर देगा, ये अर्थ स्ट्रैप यहाँ से अर्थिंग लगा रहता है और यहाँ से क्या करेगा, करंट को यहाँ से ऐसे पार कर देगा और इस गैप में क्या करेगा, बहुत सारे एनर्जी जो भी रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे और जो कुछ भी एनर्जी बच भी जाए तो अर्थ के थ्रू वो एनर्जी खत्म हो जाएंगे। वही चीज़ लिखा हुआ है कि दे यूज एज नॉन लीनियर रजिस्टर और सर्च गैप, स्पार्क गैप। नॉन लीनियर रजिस्टर का मतलब ये जो गैस गैप छोड़ दिया गया है छोटा सा, इसको नॉन लीनियर रजिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि रिलक्टेंस बढ़ जाता है ना। आपको मैग्नेटिक सर्किट आज बताऊंगा ट्रांसफार्मर में, उसमें आपको मैंने बताऊंगा कि एयर का जो रिलक्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर क्या होगा कि देयरफॉर ये क्या होगा कि आपका जो एयर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और क्या, या फिर सर्च गैप बढ़ा देने से क्या होगा, एनर्जी सेफ्टी, या फिर उसको डाइवर्ट कर देने से ग्राउंड में सारा एक्सेस एनर्जी, एक्सेस जो भी रहेगा एनर्जी उसको क्या करेगा, ग्राउंड में डाइवर्ट कर देगा और आपका डैमेज से बचा लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला चीज़ समझ गए। चलिए बस बार मैंने आपको बताया एक बार होता है जिसमें करंट को पास करवाता है। तो बस बार क्या होता है, हैवी ड्यूटी। बस बार के बारे में बताऊंगा, कंडक्टर के बारे में। तो बस बार के बारे में बताने के लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा, कंडक्टर्स के लिए समझने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बस बार क्या होता है, हैवी ड्यूटी कंडक्टर होता है दैट एक्ट एज अ मेन करंट कैरिंग पाथ। एक रीढ़ की हड्डी होती है। बस बार मैं दिखाऊं कैसा होता है, देखिए इस तरह रीढ़ की हड्डी जैसा रहता है और इससे क्या रहेगा, इस देखिए मैं बता रहा हूँ, पेन ले लेता हूँ। जैसे मान लिए यहाँ से एक वायर आएगा, यहाँ से एक वायर ऐसे से लगा दिया गया है और यहाँ से मान लिए ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया गया, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया गया। मान लिया एक ट्रांसफार्मर जोड़ दिया गया है। मान लिए इसी में क्या कर देगा, एक वायर लेकर के सर्किट ब्रेकर को जोड़ देगा। यहाँ एक सर्किट ब्रेकर है, ये क्या है, सर्किट ब्रेकर मतलब क्या है, ये ऊपर में देखिएगा एक रड जैसा पार होता है, वो रड कुछ नहीं बस बार है। समझ गए। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ इसे। समझ गए। देखिए तो ही लिखा हुआ है कि लेजर पॉइंटर हियर। देखिए बस बार मतलब हैवी ड्यूटी कंडक्टर होता है जो क्या करता है, मेन करंट कैरिंग पाथ प्रोवाइड करता है सब स्टेशन में, और वो क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग इक्विपमेंट्स में। जैसे ट्रांसफार्मर में कुछ वोल्ट करंट पहुंचा देगा, कुछ करंट आपके सर्किट ब्रेकर में पहुंचा देंगे, कुछ करंट आपके इधर उधर पहुंचा देंगे। मतलब कि आपके अलग अलग जगह में अलग अलग करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, वायर में कंडक्टर मतलब देखते हो, वायर के अंदर एक पतला सा एक ये रहता है कॉपर का हल्का हल्का स्ट्रैप रहता है, उसको कंडक्टर कहते हैं। वायर और केबल्स यूज टू कनेक्ट डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस विद इन द सबस्टेशन, दे फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट। बहुत सारे कंपोनेंट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को पहुंचाने में मदद करते हैं। ये केबल्स होते हैं। आप केबल से करंट वायर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ग्राउंडिंग सिस्टम, देखिए ग्राउंडिंग सिस्टम क्यों किया जाता है, ग्राउंडिंग किया जाता है। ग्राउंडिंग सिस्टम आर एसेंशियल फॉर सेफ्टी, प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर फॉल्ट करंट टू फ्लो टू ग्राउंड। ग्राउंडिंग सिस्टम क्या होता है कि सेफ्टी के लिए, सेफ्टी में यूज होते हैं और ये क्या करते हैं, पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि फॉल्ट करंट ग्राउंड में चले जाएं। आपके ग्राउंडिंग क्यों होते हैं, ग्राउंडिंग होने का कारण है कुछ लैग आ गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ग्राउंडिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। तो ग्राउंडिंग सिस्टम इसलिए किया जाता है ताकि सेफ्टी रहे, सेफ्टी में कुछ भी काम हो सके। सेफ्टी मतलब ग्राउंडिंग सिस्टम का, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्राउंडिंग सिस्टम आर इसेंशियल फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है ग्राउंडिंग सिस्टम। और ये क्या करेगा, फॉल्ट करंट को ग्राउंड तक पहुँचा देगा, ठीक है। और क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक
से क्या किसको बचा देगा, कंपोनेंट्स को बचाएगा, और कंपोनेंट्स में जो जो चीज़ से कंपोनेंट से बने हैं उसे भी बचा देगा। इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कैसे, इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन में भी प्रोवाइड करता है ग्राउंडिंग सिस्टम। ग्राउंडिंग सिस्टम मेनली क्यों होता है ये पहले बताओ बाबू। ग्राउंडिंग सिस्टम का यूज इसलिए करते हैं ताकि प्रोटेक्टेड रहे, हम लोग की डिवाइस प्रोटेक्टेड रहे, और हाई एनर्जी आए तो डाइवर्ट करके ग्राउंड में चला जाए, ग्राउंड में चल जाएगा। डेंजरस डेंजरस करंट, हाई करंट क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, इक्विपमेंट बच जाएगा। वही लिखा है, सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। और क्या करता है, प्रोवाइडिंग द पाथ फॉर फॉल्ट करंट, कोई भी फॉल्ट करंट होगा ग्राउंड में चला जाए, इसीलिए हम लोग ग्राउंडिंग सिस्टम करते हैं। इक्विपमेंट प्रोटेक्शन में मदद करता है, मतलब क्या कि लाइटनिंग स्ट्राइक, कभी लाइटनिंग आ जाए या कहीं ओवर वोल्टेज आ जाए, सर्जेस आ जाए, तो क्या होगा वो सर्ज, या फिर किसी तरह का लाइटनिंग आएगा तो वोल्टेज या करंट वो क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ग्राउंडिंग सिस्टम का काम है वो खींच लेगा, बोले नहीं तुमको नहीं जाने देंगे, तुम जाएगा तो बर्बाद कर देगा, तुमको नहीं जाने देंगे, तो उसको जाने नहीं देगा। तो फॉल्ट करंट क्या करेगा, प्रोवाइडिंग द लो रिलेक्टेंस पाथ, तो वो रोल रोल लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। तो बोले हम वहाँ क्यों जाए भाई, हमको रो रिलेक्टेंस जहाँ से मिल रहा है वहीं से, लो रेजिस्टेंस जहाँ से मिल रहा है वहीं से जाएंगे। तो ग्राउंडिंग में क्या होता है, इधर देखो मेरे, ग्राउंडिंग में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस पाथ होता है। लो रेजिस्टेंस पाथ की वजह से वो ग्राउंड में सारा हाई करंट ग्राउंड में चला जाता है। लाइटनिंग से भी प्रोटेक्ट करता है। लाइटनिंग अरेस्टर होता है, बट सर्च अरेस्टर कुछ हद तक लाइटनिंग को भी अरेस्ट कर लेता है, बोलता तुमको हम नहीं जाने देंगे, तुमको जेल में बंद कर देंगे, तुम बहुत एक नंबर का बहरूपिया आदमी है। बहरूपिया लाइटनिंग है, आदमी तो नहीं लाइटनिंग है। लाइटनिंग प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल इन द लाइटनिंग प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर लाइटनिंग करंट। लाइटनिंग करंट को क्या करेगा, एक पाथ प्रोवाइड करेगा जिसको क्या करेगा, ग्राउंड में चला जाएगा और डैमेज को मिनिमाइज कर देगा। ठीक है। फिर सब स्टेशन देखिए, सब स्टेशन देखिए कुछ इस तरह होता है, देखिए ग्राउंडिंग सिस्टम इस तरह होता है। ग्राउंडिंग नीचे में देखिए कॉपर केबल लगा होता है, जिससे क्या होता है कि ग्राउंडिंग किया जाता है, और क्या होता है, ग्राउंडिंग से सारे करंट क्या होते हैं, ग्राउंडिंग के थ्रू ग्राउंड में चले जाते हैं और लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम का यूज़ कहाँ होता है, मॉनिटर करने के लिए आग गड़ा करके सारा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को देखेंगे, एंड वो क्या करेंगे कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। स्कैडा जैसा कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, स्कैडा का यूज़ मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है, कंट्रोल के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी फॉल्ट वगैरह आ जाए तो पहले बात तो सेंस कर सके, दूसरी बात ये कि वो फॉल्ट को नहीं होने देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। स्कैडा प्रोवाइड द रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ सबस्टेशन इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन। दे कलेक्ट डाटा फ्रॉम द वेरियस सेंसर, बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं, जिससे क्या किया जाता है, ये डाटा सारा कलेक्ट कर लेता है और आंख गड़ा करके देखते रहता है कि कैसा पैरामीटर है, कहीं बढ़ तो नहीं रहा, कहीं घट तो नहीं रहा। अगर होगा तो क्या करेगा, कमांड देगा कि तुम उसको अरेस्ट कर लो, उसको आगे नहीं जाना चाहिए, वो आगे नहीं जाना चाहिए। एन इंस्ट्रूमेंट इनेबलिंग ऑपरेटर टू रिमोटली मॉनिटर एंड मैनेज द सबस्टेशन। सेकेंड, प्रोटेक्शन रिले, प्रोटेक्शन रिले होते हैं जो क्या करेंगे, ऐसे रिले होते हैं जो क्या करेंगे, री फॉल्ट से बचाएंगे। प्रोटेक्शन रिले आर एसेंशियल फॉर डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दे मॉनिटर करंट, वोल्टेज एंड अदर पैरामीटर, वो क्या करेंगे, करंट को मॉनिटर करेंगे, वोल्टेज को मॉनिटर करेंगे, और वो अलग अलग पैरामीटर को मॉनिटर करेंगे और प्रोटेक्टिव एक्शन देंगे, और ट्रिपिंग करेंगे सर्किट ब्रेकर में, और फॉल्ट को भी आइसोलेट कर देंगे। फॉल्ट को आइसोलेट करने का मतलब आपको 10 बार बता दिए हैं, आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने आपको बताया था कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम एक कम्युनिकेशन वायर होता है, PLCC, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि एक एंड से हायर फ्रीक्वेंसी भेजा जाता है, अगर सेंटर एंड से हाई फ्रीक्वेंसी भेजा जाएगा तो रिसीवर एंड में वो हाई फ्रीक्वेंसी मिलना चाहिए, और रिसीवर एंड से भी हाई फ्रीक्वेंसी भेजा जाएगा जो सेंटर एंड को मिलना चाहिए। अब क्या क्या उसके बीच में कुछ डिसकनेक्शन हो जाएगा, ये इंटरप्शन हो जाएगा, तो मान लीजिए पेड़ गिर गया तो क्या होगा कि बीच से क्या होगा, ये टूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, तो क्या होगा, अब समझ में आ जाएगा किस जोन में फॉल्ट हुआ है, वहाँ जा करके जो भी वर्कर है वो काम कर लेंगे, उसको ठीक कर देंगे। अलाउइंग द ऑपरेटर्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द सब स्टेशन। और एक बात बता रहे, फॉल्ट होगा तो तुरंत क्या होगा, सर्किट ब्रेकर वहाँ का जो भी लगा रहेगा उसे ट्रिप कर देगा, वहाँ का सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा, रिले वगैरह सारे चीज़ें को ट्रिप कर देगा, ताकि उसके कारण कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। दे इंश्योर रिलेबल कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। वेब ट्रैप, वेब ट्रैप का काम क्या होता है,
वो क्या करेंगे, द वेब ट्रैप आर द प्रोटेक्टिव रिले दैट मॉनिटर्स द इम्पिडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल। वेब ट्रैप का काम क्या होता है, आपके प्रोटेक्टिव रिले की तरह काम करते हैं, एक तरह का प्रोटेक्टिव रिले है जो क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा उसके इम्पिडेंस को मॉनिटर करेगा। इम्पिडेंस के मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इम्पिडेंस को मॉनिटर करेगा और इनिशिएट करेगा, प्रोटेक्टिव एक्शन करेगा और फॉल्ट्स को भी डिटेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, फॉल्ट प्रोटेक्शन करेगा, फॉल्ट से बचाएगा और कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम में कोऑर्डिनेट भी करेगा। और इसका मेन काम होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा, लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए कंट्रोल सिस्टम देखिए ऐसे ही होता है, कंट्रोल सेंटर जहाँ से सारा चीज़ कंट्रोल होता है। यही ये आदमी बहुत चालाक आदमी सबको देखते रहेगा कि कहाँ कुछ देख कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है, ये सब देखते रहेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ वोल्टेज बढ़ जा रहा है, कहाँ वोल्टेज घट जा रहा है, कहाँ फॉल्ट हो रहा है, सारा चीज़ इस आदमी को पता है। और यही आदमी है जो सब स्टेशन को बचा के रखा है। ये कौन है भाई, घूमो पलटो भाई, पलटो पलटो, नहीं पलटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस एंड सेफ्टी लास्ट है, लास्ट स्लाइड है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के दौरान सेफ्टी बरतना, उनके पास एक सर्टिफाइड होने चाहिए, जो भी काम करे वो सर्टिफाइड होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज एसेंशियल, उसको रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना पड़ेगा सब स्टेशंस को। द रिलेबिलिटी एंड लॉन्गिटिविटी ऑफ द सबस्टेशन, सबस्टेशन को ज़्यादा दिन तक टिके रहना है तो उसका हमेशा मेंटेनेंस होते रहना चाहिए, हमेशा मॉनिटरिंग होते रहना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, क्लीनिंग साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं मेटल स्ट्रैप कहीं दूसरे तो एक जगह करंट जाएगा तो दूसरी जगह करंट बह जाने की वजह से एक कंपोनेंट की वजह से दूसरे कंपोनेंट खराब हो जाएंगे। लुब्रिकेशन हमेशा होते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे मोटर्स वगैरह लगे रहेंगे जो क्या होंगे, बैठ जाएंगे, नहीं चल पाएंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ वॉन एंड डैमेज पार्ट, सेफ्टी प्रोसीजर, स्ट्रिक्ट सेफ्टी, ऐसे बहुत ही सेफ्टी के साथ काम करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही हाई वोल्टेज में काम करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो स्ट्रिक्टली सेफ्टी प्रोसीजर मस्ट बी फॉलो ड्यूरिंग ऑल सबस्टेशन ऑपरेशन इंक्लूडिंग मेंटेनेंस होते रहना चाहिए, इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए, ट्रबल शूटिंग होते रहना चाहिए। और पर्सनल मस्ट वेयर अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव गियर्स। देखिए ये सब क्या है, ये सब आदमी है जो काम करते हैं सब स्टेशन में, तो इनके पास सारा ड्रेस होना चाहिए, प्रोटेक्टिव ड्रेसेस होना चाहिए ताकि कुछ। और लॉकआउट एंड टैग आउट, लॉकआउट एंड टैग आउट का मतलब समझ रहे हैं, मान लीजिए कहीं फॉल्ट आया तो उसका स्विचेस सबको बंद कर दिया जाएगा और टैग आउट कर दिया जाएगा, वहाँ पर एक ताला लगा दिया जाएगा। अब ताला का भी रंग होता है, अलग अलग तरह का रंग होता है, सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो क्या किया जाएगा, वहाँ पर लॉकिंग सिस्टम या टैग आउट सिस्टम लगा दिया कि यहाँ पर ये है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है और यहाँ इसे मत छूइए, इस तरह करके वहाँ लिखा जाएगा ताकि कोई दूसरा आदमी उसके साथ छिड़कानी ना कर सके। लॉकआउट एंड टैग आउट कर देंगे, प्रोसीजर कर देंगे और इलेक्ट्रिकल हजार्ड से बच जाएंगे। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग दिया जाएगा और सर्टिफाइड आदमी को ही काम वहाँ कराया जाएगा क्योंकि हाई वोल्टेजेस रहेंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, घटना हो सकती है। सबस्टेशन पर्सनल मस्ट अंडरगो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट टू इंश्योर दैट दे हैव नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स टू सेफली ऑपरेट एंड मेंटेन एंड ट्रबल शूट सबस्टेशन इक्विपमेंट। चलिए ये चीज़ हो गया। आपको मैंने बताया था कि पहला और दूसरा लेक्चर में मैंने आपको एनिमेटेड वीडियोस नहीं दिखाया था, तो इसी के लिए मैंने क्या किया है कि कुछ एनिमेटेड वीडियोस जो पहले और दूसरे में होने चाहिए थे वो मैं लेकर के आया हूँ। आप देख लीजिए, मैं तीसरे वाले जो इसके बाद तीसरा चौथा जो एपिसोड आएगा उसमें मैं आपको सब स्टेशन को 3D में दिखाऊंगा। 3D में दिखाने के साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कैसे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको गहराई में नॉलेज रहेगी और आपको सारा कुछ समझ में भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंडोर सबस्टेशन, आपको मैं इंडोर सबस्टेशन का एक पार्ट बताया था, इंडोर एंड आउटडोर। तो इंडोर सबस्टेशन है, देखिए एक रूम के अंदर ही सारा ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन स्विच यार्ड बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके लिए बहुत बड़ा एरिया, छोटे एरिया में ही सारा कुछ हो सकता है ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बता रहा है कि सेफली वर्क करो, यहाँ पर हाई वोल्टेजेस देखिए बह रहे हैं, कोरोना इफेक्ट भी होता है। आपको मैंने कोरोना इफेक्ट दिखाया था, आइसोलेटर में कोरोना इफेक्ट भी होते हैं, तो बहुत डेंजर होता है। चलिए आपको मैं दुआ करता हूँ कि सारा कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर पिन आउट करिए और ये भी पिन आउट करिए कि आप मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर लिखिए एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए थैंक यू टू एवरीवन जो मेरे सारे बातों को पेशेंटली सुने। चलिए मैं ख़त्म करता हूँ ये एपिसोड। चलिए जय हिंद।